हॉल में इस इंकशाफ पर तबसरे होने लगे और इमरान जूलिया से मुखातिब होकर बोला, अब तो खुश हो? जूलिया मुस्कुराने लगी। आखिरकार सदर ने सब मेंबरों को मुखातिब करके कहा, हजरात, इमरान साहब के इस इंकशाफ से अब आप लोगों को ये तो यकीन हो गया है कि ये हेडक्वार्टर यहाँ है। चुनाचे अब मेरा ख्याल है कि एक पार्टी तरतीब दी जाए जिसमें सब मुल्कों के जासूस हों और इमरान साहब की क़यादत में जाकर उस हेडक्वार्टर को तबाह कर दे। सब ने तायद में हाथ उठाए, लेकिन इमरान ने अफ्रीका जाने से यकसर इनकार कर दिया। बोला, मेरा काम खत्म हो गया है, चंद मजबूरियों की वजह से मैं अफ्रीका नहीं जा सकता। अब ये काम आप लोगों को खुद करना होगा। सफदर और जूलिया हैरान रह गए, लेकिन कैप्टन शकील जानता था कि इसमें भी इमरान की गरज पोशीदा होगी। काफी इसरार के बावजूद इमरान न माना। बाकी मुल्कों के चीता चीता जासूसों पर मुश्तमिल एक पार्टी तरतीब दी गई। फिर मीटिंग खत्म हो गई। जूलिया आज बहुत अरसे बाद खुश थी, क्योंकि काफी अरसे बाद वो आज एक बार फिर साहिल समंदर पर तफरी कर रही थी। सीक्रेट सर्विस में आने के बाद तफरी के बहुत कम मौके पेश आए थे, क्योंकि काम ही इतना होता था कि तफरी के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। आज मीटिंग खत्म हो गई थी और कल सब ने अपने वतन वापस रवाना होना था। इमरान के मना करने के बाद जूलिया सफ्तर को लेकर साहिल समंदर की तरफ निकल आई थी। इमरान ने उसे कहा था कि वो मोहतात रहे, क्योंकि माकाज़ोंगा के एजेंट यहाँ हर तरफ फैले हुए होंगे और हो सकता है कि वो हम में से किसी को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन जूलिया न मानी। आखिरकार इमरान को हार माननी पड़ी और जूलिया सफ्तर को लेकर चली गई। इमरान कैप्टन शकील के साथ अपने एक दोस्त को मिलने चला गया। जूलिया साहिल समंदर पर हर फिक्र से आजाद खूब उछल कूद कर रही थी। काफी देर बाद सफ्तर और जूलिया टहलते टहलते साहिल समंदर के साथ साथ काफी दूर तक निकल गए, जहां हर तरफ सुकून ही सुकून था। सफ्तर एक टीले पर बैठ गया और इर्द गिर्द का नजारा करने लगा। जूलिया टहलते टहलते और आगे निकल गई। सफ्दर उसे जाता देखता रहा। एक चट्टान के पीछे जूलिया उसकी नजरों से ओझल हो गई और सफ्दर जूलिया के मुतल्लिक सोचने लगा, जो अपना मुल्क छोड़कर अब उसके मुल्क के एक अहम ओहदे पर फाइज थी। सफ्दर को उसकी दलेरी और जहानत पर एतमाद था। हालांकि वो स्विस थी, लेकिन अब उसके मुल्क की बाशिंदा थी। अब सफ्दर का वतन ही उसका वतन था और उसको अपने नए वतन से उस तरह मोहब्बत थी जिस तरह सफ्दर को। इस चीज में न पहले किसी किस्म का शक था और न अब है। सब उसकी हुबुल वतनी के दिलदादा थे। X2 के साथियों में वो काबिल एतमाद साथी गिनी जाती थी। अभी उसकी सोच हवा और ख्यालात की वादियों में शरपट दौड़ रही थी कि एक चीख ने उसे चौंका दिया। एक लम्हे के लिए तो वो कुछ न समझा, लेकिन अचानक दूसरी चीख बुलंद हुई। सफ्दर समझ गया कि ये चीखें जूलिया की है। वो तेजी से उस टीले की तरफ भागा। फासला काफी था, लेकिन सफ्दर ने इंतहाई तेजी से उसे उबूर कर लिया। टीले पर चढ़ते ही उसने देखा कि एक अरबी लिबास पहने एक शख्स ने, जो शक्ल से ही बद्दू नजर आ रहा था, जूलिया को पीछे से पकड़ रखा था और वो अपने कशां कशां साहिल के पास खड़ी एक लॉन्च की तरफ घसीट रहा था। जूलिया भरपूर जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन वो बद्दू इंतहाई ताकतवर था। सफ्दर के करीब पहुंचते पहुंचते वो जूलिया को लॉन्च में डालने में कामयाब हो गया। सफ्दर ने रिवॉल्वर निकाल कर फायर किया, लेकिन शायद घबराहट और बौखलाहट में निशाना खता हो गया और लॉन्च तेजी से समंदर में दौड़ पड़ी। सफ्दर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था, लेकिन जल्द ही लॉन्च पिस्तौल की रेंज से बाहर निकल गई। अब सफ्दर पागलों की तरह इधर उधर देख रहा था, लेकिन आसपास और कोई लॉन्च न थी। कुछ देर बाद लॉन्च नजरों से गायब हो गई और सफ्दर हाथ मलता रह गया। उसे अपनी बेबसी पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके वहम गुमान में भी न था कि माकाज़ोंगा के एजेंट इतनी दलेरी से जूलिया को ले उड़ेंगे। अब सफ्दर को सिवाय इमरान को रिपोर्ट देने के और कोई चारा न था। सफ्दर ने जैसे ही जूलिया के अगवा की खबर सुनाई, इमरान बौखला गया। वो कैप्टन शकील और सफ्दर को लिए सीधा साहिल समंदर पर पहुंचा। वहां इधर उधर काफी तहकीकात की गई, लेकिन उस पुरसरार बद्दू और लॉन्च का कोई पता न चल सका। इमरान ने मकामी CID और पुलिस को इत्तला दी और तमाम न्यूयॉर्क की पुलिस में इस अगवा की खबर से तहलका मच गया, क्योंकि मंदूबीन की हिफाजत उनके वक़ार का सवाल था। तमाम न्यूयॉर्क की नाकाबंदी कर ली गई। रेडियो से तमाम शहरियों को भी मुत्तला कर दिया गया। जूलिया का हुलिया भी नशर किया गया कि अगर किसी भी शहरी को उसका पता हो तो फौरन पुलिस को इत्तला दी। लेकिन इतनी भरपूर तगदो के बावजूद भी जूलिया का कोई पता न चल सका। रात को जब इमरान, सफ्दर और कैप्टन शकील मायूस और दिल गिरफ्ता वापस होटल पहुंचे, तो काउंटर क्लर्क ने उन्हें लिफाफा दिया। ये आपके नाम है, काउंटर क्लर्क ने इमरान को कहा। इमरान ने लिफाफा लेकर हैरत से उसे देखा। वो लिफाफा दस्ती भेजा हुआ मालूम होता था। इमरान ने पूछा, ये कौन दे गया है? क्लर्क बोला, दोपहर को एक नौजवान दे गया था। बोला, मिस्टर इमरान जब आएंगे उन्हें पहुंचा दिया जाए। इमरान ने कमरे में जाकर लिफाफा खोला और उसमें मौजूद रुक्का पढ़ा। लिखा था, मस्खरे इमरान, तुम्हारी साथी जूलिया हमारे हेडक्वार्टर पहुंच गई है। हमने उसे बतौर यरगमाल बना रखा है ताकि तुम और तुम्हारे साथी हमारे खिलाफ कोई काम न करें,
वरना मिस जूलिया को कत्ल करके उसकी लाश तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। ये कार्रवाई सिर्फ हिफ्ज़ मां तकद्दुम के तौर पर की गई, वरना माँ का जोंगा का तुम जैसे मच्छर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। माँ का जोंगा अजीम कुव्वत है। इमरान ने खत पढ़कर एक तवील सांस ली और फिर खत सफदर की तरफ बढ़ा दिया। शाम की फ्लाइट से वो तीनों वापस वतन जा रहे थे। सर रहमान ने बरक़ी घंटी का बटन जोर से दबाया। बाहर बरामदे में घंटे की आवाज सुनाई दी और फौरन एक बावर्दी चपड़ासी हाजिर हुआ। सुपरिटेंडेंट फयाज को सलाम बोलो। थोड़ी देर के बाद सुपरिटेंडेंट फयाज कैप फीक करता हुआ रहमान साहब के दफ्तर में पहुंच गया और जाकर सलाम किया। बैठो, रहमान साहब ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। फयाज चुपके से साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। पूछा, इमरान आजकल क्या कर रहा है? फयाज ने आहिस्ता से कहा, मालूम नहीं जनाब। सर रहमान ने गौर से फयाज को देखते हुए कहा, तुम्हें उसकी रिहाइश गाह का पता है? फयाज का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। जी? वो अच्छी तरह जानता था कि सर रहमान को फयाज और इमरान के ताल्लुकात का बखूबी इल्म है। फिर रहमान साहब फयाज से इमरान की रिहाइश गाह के मुतल्लिक पूछ रहे थे। सर रहमान फयाज की हैरत को भांप गए। फौरन कहने लगे, मेरा मतलब यह है कि आजकल मिस्टर इमरान की रिहाइश गाह कहाँ है? फयाज बोला, वहीं अपने फ्लैट में जनाब। सर रहमान ने कहा, अच्छा तो देखो, मैं स्पेशल वारंट जारी कर रहा हूँ। तुम हर हालत में इमरान को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। फयाज को हैरत का एक और शदीद धचका लगा। इमरान को? सर रहमान को गुस्सा आ गया। बोले, हाँ इमरान को, और क्या तुम्हारे बात को? फयाज हैरत से होंठ काटता रह गया, क्योंकि सर रहमान ने आज पहली बार एक गैर हाजिर बात मुंह से निकाली थी। आज तक उनके मुंह से फयाज ने इस किस्म का कोई कलमा नहीं सुना था। सर रहमान ने वारंट देते हुए कहा, ये लो वारंट गिरफ्तारी, और मुझे गिरफ्तारी के मुताल्लिक फौरन रिपोर्ट करो। उसकी गिरफ्तारी हर हालत में जरूरी है। फयाज वारंट लेकर हैरान परेशान कमरे से बाहर निकला। चंद लम्हे तो वो हैरानी के आलम में बरामदे में खड़ा वारंट को देखता रहा। फिर हैरत पर जोश आ गया। आज किस्मत ने उसे एक सुनहरी मौका दिया था। उसकी मुद्दत से ये ख्वाहिश थी कि वो इमरान को किस तरह नीचा दिखाए। ये लम्हा उसे इस कागज के पुर्जे ने बख्श दिया था। वो फौरन अपने कमरे में आया। उसने वारंट को अच्छी तरह पढ़ा। वारंट पर सेक्रेटरी वजारत दिफा के दस्तखत थे। अब इमरान किसी तरह भी नहीं बच सकता था। उसने इमरान को फ्लैट पर टेलीफोन किया। वहां से उसे सलमान ने बताया कि साहब बाहर चले गए। उसने सोचा कि आजकल इमरान टिप टॉप नाइट क्लब में ज्यादा देखा जाता है। चुनाचे उसने चंद सिपाहियों को साथ लिया और टिप टॉप नाइट क्लब रवाना हो गया। नाइट क्लब के वसी ओरीज हॉल में इमरान कैप्टन शकील और सफ्तर के साथ एक मेज पर बैठा कहे लगा रहा था। उसकी अहमकाना हरकतें तमाम हॉल को हंसने पर मजबूर कर रही थी। उस वक्त वो हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ था। कैप्टन शकील और सफ्तर के चेहरे नदामत से सुर्ख पड़ जाते थे। अचानक फयाज 4 सिपाहियों के साथ हॉल में दाखिल हुआ। उसने एक लम्हे के लिए चारों तरफ देखा। उसे कोने में इमरान मेज पर अपने दोनों साथियों समेत नजर आया। इमरान को देखकर फयाज की आंखों में चमक आ गई और फिर वो तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान ने जैसे ही फयाज को 4 सिपाहियों समेत हॉल में दाखिल होते देखा, वो खटक गया कि आज जरूर कोई खास बात है। और जब वो इमरान की तरफ बढ़ने लगा तो इमरान बुलंद आवाज में जल्दू जलालतू का विर्द करने लगा। सब लोग बेतहाशा हंसने लगे, लेकिन फयाज के चेहरे पर करख्तगी के आसार उभर आए। वो इमरान के पास आकर खड़ा हो गया। इमरान बाकायदा ताजीम के लिए खड़ा हो गया, जैसे क्लास में उस्ताद के आने पर बच्चे ताजीम के लिए खड़े हो जाते। बोला, कहो जुबर, मिजाज तो अच्छे हैं। फयाज ने जेब में हाथ डालते हुए कहा, इमरान तुमने आज तक मेरा मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं आज तुमसे सब बदले चुका लूंगा। इमरान ने फयाज को आंख मारते हुए कहा, क्या मतलब? आज तो बहुत नाराज नजर आते हो। वो बोला, इमरान तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं, ये वारंट है। इमरान बोला, क्यों मजाक करते हो यार, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मेरे दोस्त? लेकिन फयाज ने सुनी अनसुनी करते हुए साथ आए हुए सिपाही से मुखातिब होकर कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही इमरान की तरफ बढ़ा। अब इमरान के चेहरे पर संजीदगी छाने लगी। उसने गौर से फयाज की तरफ देखा और कहा, अच्छा तो तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो? तुम्हें किसी ने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है? इमरान ने सिपाही को हाथ से रोका। फयाज ने संजीदगी से कहा, सर रहमान ने। इमरान बोला, वालिद साहब ने? आखिर क्यों? फयाज बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो तुम्हें हर हालत में गिरफ्तार करूंगा। तुमने आज तक मुझे बहुत सताया है, आज मेरी बारी है। दफतन इमरान ने लजाजत आमेज लहजे में कहा, जार सुपर, कुछ पुरानी दोस्ती का ही लिहाज करो, मुझे माफ कर दो। उनकी इस बातचीत की भिनक हॉल में बैठे हुए लोगों के कानों में भी पड़ी। वो सब हैरान थे। फयाज ने अकड़ते हुए कहा, देखो इमरान, मेरा वक्त जाया न करो, मैं तुम्हें किसी हालत में भी नहीं छोड़ सकता। सफदर और शकील चुपचाप बैठे सूरत हाल का अंदाजा कर रहे थे। फयाज ने सिपाही की तरफ देखा, कहा, तुम इसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाते? सिपाही आगे बढ़ा। इमरान बोला, रुक जाओ फयाज, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, तुम चले जाओ, वरना बाद में जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर होगी। फयाज बोला, मैं हर जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूं,
मगर मैं तुम्हें आज जरूर गिरफ्तार करूंगा। इमरान ने आजिजाना लहजे में कहा, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मुझे चाय पीने दो और मैंने एक जरूरी टेलीफोन करना है, इतना तो कम से कम तुम रियायत कर सकते हो। फैयाज ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अच्छा तुम्हारी खातिर मैं चंद मिनट और भी रुक सकता हूँ, लेकिन देखो अगर तुमने मेरी जात के साथ किसी किस्म का धोखा किया तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। वो बड़े फाखिराना अंदाज से हॉल पर नजरें दौड़ा रहा था। इमरान ने वेटर को चाय लाने का ऑर्डर दिया और खुद टेबल पर रखे हुए टेलीफोन पर नंबर डायल करने लगा। हेलो, मैं इमरान बोल रहा हूँ। जी हाँ, मेजर रफीकी से मिला थी। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। जी सब ठीक है। कैप्टन शमीम, कैप्टन सरवर और मिलिट्री पुलिस के 4 आदमियों के नाम पर फैयाज चौंका। इमरान बोला, कुछ नहीं, एक और काम है। ये कहकर वो चाय पीने में मशगूल हो गया। अब उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। उसने फैयाज के हाथ से वारंट लेकर देखा। उस पर सेक्रेटरी वजारत दिफा सर सुल्तान के दस्तखत थे। उसने एक जोर की और फिर वो इत्मीनान से बैठ गया। चंद मिनट के बाद हॉल में कैप्टन और 4 मिलिट्री पुलिस के आदमी दाखिल हुए। तमाम हॉल उन्हें देखकर चौंक गया, लेकिन वो सीधे इमरान के पास आते ही गए और फिर इमरान के पास आते ही उन सबकी एड़ियां बज गईं और सैल्यूट करने के बाद वो अटेंशन पोजीशन में खड़े हो गए। इमरान बोला, देखो कैप्टन शमीम, जरा फैयाज साहब को बताओ कि मैं कौन हूँ। ये मेरी गिरफ्तारी के वारंट लेकर आए। कैप्टन शमीम ने आगे बढ़कर फैयाज के हाथ से वारंट ले लिया, उसे पढ़ा और फिर फैयाज को देते हुए कहा, देखिए मिस्टर फैयाज, आप तशरीफ ले जाएं। आप सदर मुमलिकत के जारी करदा वारंट पर भी मिस्टर इमरान को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यह तो खैर सर सुल्तान का जारी करदा है, बस इसी से आप इनकी पोजीशन का अंदाजा कर लें, और अगर आपने इस सिलसिले में कोई बात की तो मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। फैयाज बेबसी से होंठ काटता हुआ वापस मुड़ गया। कैप्टन शमीम ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा, और कोई हुक्म जनाब। इमरान ने बेनियाजी से कहा, कुछ नहीं, बस जाओ। और कैप्टन शमीम और उसके साथी ही इमरान को सलूट करने के बाद वापस मुड़ गए। हॉल में बैठे हुए लोग इंतहाई हैरान थे और वो सरगोशियों में इमरान की पोजीशन का अंदाजा लगा रहे थे। इमरान ने बिल अदा किया और फिर सफदर और शकील समेत हॉल से बाहर निकल गए। इमरान सोफे पर बैठा ऊँख रहा था। उसे ऊँखना ही कहेंगे क्योंकि इमरान टांगे सोफे पर रखे उकड़ू हालत में बैठा हुआ था। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे दिए हुए थे, आंखें बंद थीं और चेहरे पर 12 बज रहे थे। अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और इमरान सोफे से उछलकर फर्श पर आ गिरा, लेकिन फिर फौरन कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। जेर लब कुछ बड़बड़ाया और रिसीवर उठाकर बोला, हेलो, मैं मोला चंद रोला चंद शकरकंद वाला बोल रहा हूँ। आवाज आई, सॉरी रॉन्ग नंबर। इमरान ने रिसीवर को आंख मारते हुए वापस क्रेडल पर रख दिया। हिमाकतें इमरान की फितरत बन चुकी थीं और वो ऐसे वक्त में भी हिमाकतों से बाज ना आता था जब उनका सिरे से कोई जवाज ही पैदा नहीं होता था। अब भी टेलीफोन की घंटी सुनकर वो जानबूझकर नीचे गिरा और फिर गलत पता बताकर टेलीफोन करने वाले को तंग किया। उसकी बला से चाहे कॉल कितनी ही अहम क्यों ना हो, इमरान अपनी फितरत से मजबूर था। घंटी एक बार फिर जोर से बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। हेलो अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन से बात करें। उधर से सुरैया की आवाज उभरी। भाईजान, मैं सुरैया बोल रही हूँ। इमरान ने बड़ी तेजी से बूढ़ियों की तरह आवाज को झुकाकर कहा, खुदा करे सदा बोलती रहो, जुग जुग जियो। सुरैया बोली, प्लीज भाईजान तंग ना कीजिए, जरूरी बात है। इमरान बोला, सुरैया क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? फोन पर तुम कैसे तंग हो सकती हो? फोन ना हुआ शिकंजा हो गया। सुरैया बोली, भाईजान प्लीज एक बात तो सुनो। इमरान ने कहा, बोलो। उसने कहा, भाईजान 2-3 रोज से अब्बू जान अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, सख्त उलझन में। मैं सख्त उलझन में हूँ। इमरान ने कहा, हरकतें क्या मतलब? क्या बंदर की तरह नाचते हैं? वो बोली, भाईजान मुझे शक पड़ता है कि अब्बू जान असली नहीं है। इमरान ने कहा, क्या मतलब? अब वालिद साहब भी बनास्पति हो गए। सुरैया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अपने वालिद के मुतालिक तुम ऐसा कह रहे हो। वो बोली, सुनिए तो सही, आपको मालूम है कि अब्बू जान सोते वक्त हमेशा 1 गिलास दूध बगैर मीठा डाले पीते हैं, लेकिन 2-3 दिन से अब्बू जान ऐसा नहीं कर रहे। हालांकि इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कल मामू जान आए तो अब्बू जान उन्हें पहचान न सके। इमरान बोला, पगली ये सब तेरा वहम है। अब्बू जान आजकल मसरूफ होंगे, इसलिए दिमाग जरा परेशान रहता होगा, और परेशानी में कभी कभी इंसान की आदतों में फर्क आ जाता है। इमरान ने यह कहकर रिसीवर रख दिया, लेकिन इमरान के चेहरे पर सिलवटें नमूदार होने लगी। उसने सोचा, सुरैया ठीक कहती है, मुझे खुद वहां जाकर चेक करना चाहिए, क्योंकि अब्बू जान के दुश्मन हजारों में है और आजकल माँ का जोंगा ने मुल्क में तहलका बर्पा किया हुआ है। हो सकता है कि कोई चक्कर माँ का जोंगा ने ही जलाया हो। ये सोचकर उसने जल्दी से कपड़े पहने और अपनी कार कोठी की तरफ दौड़ा दी। दरवाजे पर खड़े पठान चौकीदार ने उसे देखा तो बोला, खो छोटे साहब, आज इधर कैसे रास्ता भूल पड़े? वो बोला, खान साहब बस वैसे ही दिल चाहा, सोचा जरा अम्मा जी से भी मुलाकात हो जाए। तुम सुनाओ, खुश हो? वो बोला, जी आपकी दुआ से हम खैरियत बखैरियत है। इमरान आंखें बंद करता हुआ कार आगे निकाल कर ले गया।
कार खड़ी करके जब वो आगे बढ़ा तो सुरैया उसे गैलरी ही में मिल गई। हेलो भाईजान। इमरान बोला ना सलाम ना दुआ, मिलते ही हेलो, ये क्या अंग्रेजियत है? अम्मा भी कहाँ है? सुरैया बोली शुक्र है आज आपको अम्मा भी का ख्याल तो आया, अंदर हैं? इमरान सीधा अंदर चला गया। अंदर अम्मा भी जानमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी और ये तमाम दुआ इमरान ही के बारे में थी। दुआ मांगते मांगते उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी थी। माँ की मोहब्बत देखकर इमरान का दिल भर आया और वो वहीं माँ के कदमों के पास बैठ गया। माँ ने इमरान को देखते ही इमरान कहकर उसे सीने से लगा लिया। इमरान को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो सहराओं में भटकते भटकते किसी नखलिस्तान में पहुंच गया हो, जहां ठंडी छांव है, मोहब्बत और शफकत का मीठा चश्मा बह रहा है। इमरान की वालिदा इमरान को सीने से लगाए रो रही थी और इमरान चुपचाप आंखें बंद करके उनके सीने से लगा हुआ था, जैसे छोटा सा बच्चा हो। जब वालिदा के दिल का बुखार उतर गया तो अब उन्हें इमरान पर गुस्सा आ गया। उन्होंने पास पड़ी हुई चप्पल उठाई और फिर इमरान के सर पर चप्पलें तड़ातड़ बजनी शुरू हो गईं। लेकिन इमरान ऐसे ही बैठा था जैसे चप्पलें ना हो, फूल बरस रहे हों। नाम मुराद, तू मुझे मार कर छोड़ेगा, मुझ पर किसी को रहम नहीं आता, ना तुझे न तेरे बाप को, तुम दोनों ही मेरी जान के दुश्मन हो। जब उनके हाथ थक गए तो एक बार फिर उन्होंने इमरान को सीने से लिपटा लिया। आखिर सुरैया बोल पड़ी, अम्मा जान अब छोड़िए भी, भाईजान को भी कोई बात करने दो। अम्मा भी ने आंसू पोंछते हुए इमरान को अलहदा कर दिया और इमरान अबू जान से मिलने का बहाना करके उठ गया। सुरैया ने बात करने की कोशिश की लेकिन वो सीधा वालिद साहब के कमरे में घुस गया। सर रहमान एक आराम कुर्सी पर आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। इमरान के अंदर आने से वो चौंक पड़े। इमरान सीधा जाकर उनके करीब बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसके वालिद चंद लम्हे के लिए उसकी तरफ देखते रहे, फिर उन्होंने पूछा कैसे आए? इमरान बोला बस आपको सलाम करने हाजिर हुआ हूं। बोले इमरान बोला आपने मेरी गिरफ्तारी के वारंट क्यों जारी किए थे, इसकी आखिर क्या वजह थी? वो बोले ऊपर से अहकाम आए थे लेकिन फैयाज ने तुम्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इमरान बोला अब्बाजान आपको मालूम है कि मैं फैयाज के बस का रोग नहीं, बस आपने खामखा फैयाज को भेजकर उसकी बेइज्जती करवाई। सर रहमान को गुस्सा आ गया। बोले तुमने फैयाज की बेइज्जती की, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने फैयाज की नहीं बल्कि बराह रास्त मेरी बेइज्जती की है। इमरान ने भी तुर्क वतुर्की जवाब दिया और आपने भी तो मेरे वारंट जारी करके मेरी बेइज्जती की। सर रहमान बोले शट अप, निकल जा, मैं देख लूंगा तुम्हें। इमरान बोला मैं आपके सामने मौजूद हूं, आप अभी देख ले। वो बोले मैं कहता हूं निकल जाओ, तुम नाखलफ औलाद हो। अच्छा होता अगर तुम पैदा ही ना होते। इमरान बोला अगर मैं पैदा ना होता तो आप वारंट किसके जारी करते? सर रहमान को इतना शदीद गुस्सा आ गया वो कुछ ना बोल सके। इमरान बोला अब्बाजान सर जुल्फिकार आपका पूछ रहे थे। वो बोला अच्छा तुम्हें कहाँ मिले थे? इमरान बोला बार में बैठे मेरे साथ शराब पी रहे थे। ये कहकर इमरान कमरे से बाहर निकलता चला गया। सुरैया बाहर दरवाजे से लगी उनकी बातें सुन रही थी। इमरान बोला सुरैया की बच्ची, ये तुम्हें क्या बुरी आदत है चुप चुप कर बातें सुनना, ये अखलाकी जुर्म है। सुरैया उसकी बात काट कर बोली आपने अब्बा जान के मुतल्लिक क्या सोचा? इमरान बोला अब्बा जान ही है, सोचना क्या? और ये कहते हुए इमरान पोर्टिकों की तरफ तेजी से चला गया और थोड़ी देर के बाद उसकी कार कोठी से बाहर निकल गई। इमरान की कार तेजी से सर सुल्तान की कोठी की तरफ भाग रही थी। सुबह उसे पता चला कि सर सुल्तान किसी अहम मिशन पर मुल्क से बाहर गए हैं, अब वो यकीनन वापस आ चुके होंगे। इमरान ने उनसे अपने वारंट के मुतल्लिक पूछना था। चंद लम्हों के बाद उसकी कार सर सुल्तान के पोर्टिको में खड़ी थी। अपने आने की इत्तला करा के ड्राइंग रूम में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सर सुल्तान अंदर आ गए। कहो इमरान कैसे आए? इमरान बोला आपसे लड़ने। वो बोले मुझसे लड़ने? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? इमरान बोला जी हाँ, खोपड़ी में है, आज ही मैंने आईने में देखा है। सर सुल्तान बोले इमरान कम से कम कभी तो संजीदा हो जाया करो। वो बोला पहले तो ये बताइए कि मैंने आपका क्या कसूर किया था कि आपने मेरा स्पेशल वारंट निकलवा दिया? सर सुल्तान हैरान होते हुए बोले मैंने कोई वारंट जारी नहीं किया। इमरान बोला कमाल है, वारंट पर आपके दस्तखत थे। वालिद साहब ने फैयाज को देखकर मुझे हर हालत में गिरफ्तार करवाना चाहा। सर सुल्तान ने कहा हैरत है, मुझे तो इल्म ही नहीं, मैं तो कल शाम से ही बाहर गया हुआ था, अभी आया हूं। इमरान ने कहा अच्छा चलें, आप वालिद साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी करते। सर सुल्तान ने कहा सर रहमान के वारंट गिरफ्तारी क्यों? इमरान ने कहा मैं जो कह रहा हूं। वो बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, आखिर कोई वजह तो हो। इमरान बोला क्या मेरा कहना कोई वजह नहीं? वो बोले मुझे बताओ तो सही क्या बात है, आखिर वो तुम्हारे वालिद हैं मिस्टर इमरान। इमरान बोला मैं सब कुछ आपको बाद में बता दूंगा, अब आप फौरन उनकी गिरफ्तारी के वारंट इशू करते। सर सुल्तान ने जिद करते हुए कहा अगर तुम कुछ नहीं बताते तो मैं वारंट इशू नहीं करता। इमरान ने कहा देखिए आपको अच्छी तरह इल्म है कि मैं ये ऑर्डर्स इशू करवा सकता हूं।